नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 2024 की चुनावी जंग से पहले राजनीतिक पार्टियों के हाव भाव बदले से नजर आने लगे। एक और विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए रणनीति बना रहा है, तो वहीं टीएमसी विपक्षियों से अलग होकर चुनाव पर फोकस कर रही है। एकला चलोरे की राजनीति में माहिर ममता बनर्जी की कांग्रेस से तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे 2024 का रण पास आता जा रहा है, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए बड़ा आरोप लगाया। ममता ने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी की टीआरपी हैं। बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से ब्रिटेन में दिए गए बयानों को मुद्दा बनाकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रही है और उन्हें हीरो बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि ज्वलंत मुद्दों से यानी इंपॉर्टेंट मसलों से ध्यान हटाया जा सके। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई टारगेट नहीं कर सकता। आइए आपको सुनवाते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी मोदी की क्या सबसे बड़ो पार्टी সম্বোধন আমরা বুঝে সবচেয়ে বড় টিআরপি সরকার বলে তাহলে তো কোনো দেখেছে যে বাইরে থেকে ইন্ডোনেশিয়া আমরা তো চাই গভর্নমেন্ট পুরো আগামী ব্যাপারে কেন আমাদের এই ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। इस पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया है कि ममता बनर्जी ऐसा मोदी के आदेश पर और निर्देश पर कर रही हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में साबित कर दिया है कि उनमें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। ममता बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुन लेते हैं। मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाया गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। अब देखो 9 सितंबर 2021 से नारा बदल चुके हैं सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है। और बचना चाहती है इसलिए वो हर संभव कांग्रेस को खिलाफत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई खिलाफत करेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे तो मोदी खुशी होंगे। तो ममता बनर्जी की अभी मोदी को खुशी कराना सबसे बड़ा उनका प्रयास रहेगी। देखिए, राहुल गांधी के बारे में तो नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का टीआरपी जो है वो सबसे बड़ा है। उसका विचारधारा, उसका कर्म, उसके नेता इस देश के 135 करोड़ जनता के लिए दिन रात काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बढ़त होती है, न किसी नेता के विफलता से, न किसी नेता के कुछ करने से होती है। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। अखिलेश और ममता की मुलाकात के बाद सपा और टीएमसी के गठबंधन की उम्मीदें लगाई जा रही। इस दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे। इधर बहुत सारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई एक ऐसा गठबंधन हो, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मिलकर के सब काम करें। और जहां तक सवाल नाम का है वो बाद में तय किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के कोशिश कर रहे हैं, स्टालिन भी कोशिश कर रहे हैं, आदरणीय ममता दीदी भी कोशिश कर रही हैं। तो ये प्रयास लगातार चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास सफल हो। दिल्ली की राजनीति को कोलकाता और लखनऊ से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या होगा इसका, क्या मायने होंगे, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, कांग्रेस के नेता शुभ्रांशु राय साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह साहब हमारे साथ होंगे और राजनीतिक विश्लेषक नीरज राय हमारे साथ हैं, और मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी विवेक तिवारी लखनऊ से और रवि सराफ साहब दिल्ली से हैं। रवि साहब, अभी राहुल गांधी संसद में लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। अब जो कल तक उनके दोस्त थे वो भी उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है कांग्रेस में?
बिल्कुल विजय जी, देखिए आपने चर्चा शुरू किया और आपने दो बाइटें सुनवाई। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। टाइमिंग पर एक जरूर सवाल उठता है, क्योंकि दोनों की मुलाकात होती है और उसके बाद बयान निकल कर आते हैं और कांग्रेस के खिलाफत में बयान निकल कर आते हैं। तीसरे तरफ केसीआर के चंद्रशेखर राव जो हैं वो भी इन बातों का उल्लेख करते हैं कि कांग्रेस के बिना, यानी कि राहुल गांधी के बिना कोई फ्रंट तैयार किया जा सकता है। जो क्षेत्रीय दल हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, अपने राज्यों में अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें एक साथ लाया जाए। तो अभी फिलहाल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, ये तीन बड़े नेता हैं जो थर्ड फ्रंट बनाने के कवायद में जुटे हुए हैं। आप देख रहे हो कि लगातार चंद्रशेखर राव भी तमाम राज्यों का दौरा करते हैं, वहाँ के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं और एक कवायद की जा रही है कि कांग्रेस के बिना, यानी कि राहुल गांधी के लीडरशिप के बिना, वो अपना एक थर्ड फ्रंट तैयार करे जिसमें क्षेत्रीय दलों को समाहित किया जाए और 2024 की लड़ाई में वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इस जुगत में जुड़ी हुई कि जितने विपक्षी दलें हैं उनको एक साथ लाया जाए। आप देख रहे होंगे पार्लियामेंट के सत्र में 17 राजनीतिक दलों को एक साथ कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है अडानी के मसले पर इसके अलावा भी कई ऐसे मसले हैं जिस पर तमाम राजनीतिक दल। बिल्कुल, मैं इसी बात पर आ रहा था। कई ऐसे मसले हैं जिस पर ये जो आपको 17 राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं वो भी एक साथ नजर नहीं आते, पर अडानी के मसले पर एक साथ जरूर हो गए हैं। टीएमसी बैठक में शामिल नहीं होती है, टीएमसी अपना विरोध जरूर दर्ज कराने के लिए सामने आती है, गांधी प्रतिमा के पास कभी प्रदर्शन करते हुए, कभी हाउस में प्रदर्शन करते हुए। पर टीएमसी ने एक लाइन ले लिया है कि कांग्रेस के अलावा जो फ्रंट तैयार होगा या फ्रंट तैयार करने की कवायद जो होगी उसमें वो शामिल होंगे और इसके जुगत में जुटे हुए हैं लगातार बीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, यानी कि राहुल गांधी के लीडरशिप को ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जी, विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विवेक जो हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। विवेक साहब, 2017 में जो यूपी में अचानक दो लड़कों का साथ पसंद आया था, फिर वो रास्ता अलग हुआ, 2019 में भी उस तरह से रहे, 2022 में भी अलग अलग रहे। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को लगता है कि वो अकेले ही उत्तर प्रदेश में, अभी मैंने बयान पढ़ा था कि वो 80 सीटों को जीत जाएंगे? जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि सारी की सारी 80 सीटों पर वो और उनके जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, ये जो आजकल का डेवलपमेंट है, खासतौर पर जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई है समाजवादी पार्टी की कोलकाता में शनिवार और इतवार को, आज अखिलेश यादव लखनऊ वापस आ रहे हैं, उसमें 3 ज़रूरी बातें हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। पहली ये कि वो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, यानी जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है वहाँ पर समाजवादी पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी और लोकसभा के चुनाव में भी मध्य प्रदेश में वो अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है वो ये है कि अमेठी और रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी इस बार यानी कि 2024 में अपने प्रत्याशी उतारेगी। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, यानी कि जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें उत्तर प्रदेश में रही हैं जहां पर सपा प्रत्याशी उतारा नहीं करती थी, वहां भी वो इस बार अपने प्रत्याशी उतारेगी। यानी कि सीधी सीधी लड़ाई वो कांग्रेस के साथ, बीजेपी के अलावा कांग्रेस से भी लड़ना चाहती है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और ये सब ममता बनर्जी के प्रभाव में हो रहा है। यानी कि वो एक ऐसा मोर्चे बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से अलग हुए जो दल हैं, जो बाकी बचे दल हैं, उनके साथ वो जोड़ने जा रहे हैं। तो जो 2 लड़कों की बात थी, या पिछली बार उन्होंने मायावती के साथ 2019 में समझौता कर लिया था, इस बार वो अकेले अपने छोटे दलों के साथ लड़ेंगे। लेकिन इसका क्या मतलब है विवेक जी कि मोटे तौर पर, माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी वाले नाराज ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव कोलकाता में करती है, इसका क्या मायने है? देखिए, कोलकाता में इससे पहले भी 2012 में वो अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी कर चुके हैं, तब मुलायम सिंह यादव प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इस बार ठीक है, लोकसभा चुनाव के पहले वो वहाँ गए हैं। तो ममता बनर्जी से एक सॉलिडारिटी दिखाने की कोशिश है। सबसे पहले अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लीडर्स को लेकर के उनसे मिलते हैं और जाते वक्त भी मिलते हैं, तो अब वो ममता बनर्जी के साथ हैं। जैसे जैसे ममता बनर्जी आगे बढ़ेंगी, चाहे वो कांग्रेस की मुखालफत करें, तो समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में उसी तरह के पैटर्न पर चलेगी। ये बात बिल्कुल अब जाहिर हो गई जी। सुभ्रांशु राय साहब, कांग्रेस जो है बड़े जोर शोर से कहते हैं एकला चलो रे, एकला चलो रे की नीति पर चलेगी, राजनीति वो है एकला चलो रे की करेगी, कोशिश करती है संसद में अलग अलग नेताओं को शामिल करने। ये एकला चलो रे को ऐसे कह सकते हैं कि अब अकेले ही रह गए हैं आप, तो और क्या रास्ता है? विजय साहब,
भारतीय राजनीति में लगभग आप भी भीष्म पितामह की भूमिका में है, इतना आपने टेलीविजन और राजनीति को नजदीक से देखा है। देखिए, 2-3 चीजें बिल्कुल अक्षरक सत्य है। अभी आपके पैकेज में एक चीज चल रहा था रीजनल पार्टियों के वोट परसेंटेज के साथ जी। 140 करोड़ देश की आबादी जहां है वहां 1%, 1.25%, 1.5% लेकर अगर हर कोई चाहे कि मैं लीड कर रहा हूं तो सोचने समझने में का कोई गुनाह नहीं है, सोचते रहने दीजिए एक बात। लेकिन इससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका डिबेट और पैकेज जो है वो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द हुआ, तो हम उसी पे बात करते हैं। ममता बनर्जी जब पहली बार कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और वो अटल जी की सरकार में शामिल होने का प्रयास हो रहा था या बातचीत चल रही थी, जब प्रणव दा अध्यक्ष हुआ करते थे बंगाल के, उस समय भी ममता बनर्जी का एक बयान बड़े सुर्खियों में था कि बीजेपी हमारी नेचुरल एलाई जी, मतलब हम बीजेपी के करीब हैं जी। एक दूसरा यह है कि पिछले 9 सालों का अगर नरेंद्र मोदी सरकार का आप सत्र और दौर देखने की कोशिश करेंगे तो या तो ममता बनर्जी की पार्टी ने अकेले कुछ कहा है, लेकिन जहां कहीं ज्वाइंट अपोजिशन की बात हुई है वहां टीएमसी हमेशा उस दौर से बाहर रहे जी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बाहर रहने से वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। एक और मजबूत चीज मैं आपको बताता हूं, गोवा के चुनाव से 6 महीना पहले गोवा की हवाओं को वो जो तृणमूल का सिंबल है ना, वो चमेली का फूल, उससे रंग दिया गया था, अथाह पैसे खर्च किए गए, अथाह जी। प्रशांत किशोर ने एक्सक्लूसिव मैनेज किया था, ऐसा लग रहा था कि एक न्यू रिवॉल्यूशन आ रहा है। चुनाव में टीएमसी ने 4.5% वोट काटा, जिससे लगभग उतने ही मार्जिन से कांग्रेस चुनाव हार गई। और उस चुनाव के रिजल्ट के बाद यह हुआ कि टीएमसी का वहां कोई यूनिट नहीं है जी। सब ऑलरेडी पेरेंटल इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो गए जी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और रही आज की बात, तो मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी संपूर्ण और राहुल गांधी संपूर्ण देश की महंगाई, देश की बेरोजगारी और देश में जो जातीय समानता फैला दी है, या हिंदू मुसलमान या हिंदू सिख की जो ये नए ये कम्युनल रूप बन रहे हैं, इनके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पे है। कहीं नहीं आपको ममता दीदी नजर आएंगी, कहीं नहीं नजर आती है। तो ठीक है, ख्याल अच्छा है। और एक यूनिवर्सल सत्य को अब आप स्वीकार कर लीजिए 2023 में कि दिल्ली में 2 ही जहाज खड़े हैं, एक जहाज का कैप्टन कांग्रेस पार्टी है, दूसरे जहाज का कैप्टन भारतीय जनता पार्टी है। जिसको बैठना है, विंडो सीट लेना है, आइल में बैठना, आप ये डिसाइड कर लो, बट कैप्टन सीट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। बयान दीजिए, बयानों में बने रहिए। कैप्टन सीट तो ठीक है ऑक्यूपाइड है, लेकिन वो हवाई जहाज खाली जाएगा तो क्या होगा? वो 19% वोट से तो कुछ बनेगा नहीं ना। वो हवाई जहाज दूसरा जो है बीजेपी के पास, वो तो फुल हो गया है। सर, मैं आपकी बात को बिल्कुल सही, आपने कहा कि 19% सीट से बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात आप मानिए कि जिस समय ये 19% वोट आया था ना, उस समय 400 रुपए का सिलेंडर 1100 नहीं हुआ था। इस देश में एक प्याज की महंगाई पे सरकार गिर गई थी। जिस समय ये 19% वोट आया था, उस समय 100 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल नहीं था। जिस समय ये 19% वोट आया था, उससे पहले अखबारों में नौकरी का विज्ञापन होता था और दिल्ली बंबई में लोग हमारे आप। चलिए ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या बदलाव आए हैं। नीरज राय साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज राय साहब, ममता बनर्जी की नाराजगी की एक बड़ी वजह क्या ये है कि अभी एक बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई पश्चिम बंगाल में, इसलिए आप गुस्सा हो गए? नहीं, ये कोई बात नहीं है कि ममता बनर्जी वहां पे कांग्रेस के एक सीट जीत जाने की वजह से गुस्सा हो गई। अब थोड़ा सा कुछ लॉजिक, अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, कांग्रेस एक हठ धर्मिता के रास्ते पर अगर चलने का काम करे तब उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बेशक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यही 2 बड़ी पार्टी हैं देश के अंदर, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी जी बेशक मुद्दे अच्छे उठाते रहे हों, लेकिन कांग्रेस के नेताओं पर खुद ही उनका जब नियंत्रण नहीं है और कुछ ऐसी बयानबाजी देकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में लड्डू पकड़ाने का काम करती रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि इसे सहृदयता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी ऐसे मैच्योर नेता को लेकर आने का काम करे जो कि इस समय जो वर्तमान तथाकथित यशस्वी जो बने हुए हैं उनके खिलाफ में एक बेहतरीन लड़ाई लड़ी जा सके। यह चीजें कह देना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आप मैच्योर नेता नहीं मान रहे, ऐसा समझूं मैं? देखिए,
नेतृत्वकर्ता के रूप में नहीं आ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाना और नेतृत्व करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन नीरज जी एक बात समझाइए, 19% वोट वाली पार्टी जो है हठ धर्मिता ना करे और 1.5% वाली करे, ये ठीक है? अगर आंकड़ों पे ही जाना है तो आप यह देखिए कि कांग्रेस सेटिंग के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आती है और 2 बार सत्ता में रहने वाली पार्टी विपक्ष में भी बैठने के लायक सीट नहीं 44 सीट लाती है। 2019 में जब चुनाव होते हैं तो 52 सीटों पे आके अटक जाती है। इस पार्टी के कहां पे आप आधार की बात करते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन वाली पार्टी, बीच में लोगों को छोड़कर एक ऊपर के एकदम नीचे के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी। कोई ऐसा कांग्रेस का कार्यक्रम बताइए जिस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल होने दिया हो कांग्रेस के नेताओं ने ही। कभी दिग्विजय सिंह का बयान आता है तो कभी किसी का बयान आता है, कभी किसी का बयान आता है। ऐसे बयान वीर जो बैठे हुए कांग्रेस में, कांग्रेस के स्तर को ही कम करने का और भारतीय जनता पार्टी। शुभ्रांशु जी आपके पास आता हूं। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत विद्वत लोगों में से माने जाते हैं अरविंद जी बड़े आराम से आप बैठे हैं। आपको तो इससे ज्यादा सुकून कब मिलेगा कि नीरज जी और शुभ्रांशु जी जो है वो साथ साथ ना बैठे, भले न्यूज इंडिया की विंडो पर एक साथ दिखाई दे रहे हो लेकिन साथ ना बैठे, इसमें अरविंद जी का आनंद है। देखिए विजय जी, टीवी चैनलों में डिबेट में सक्रियता डिपेंड करती है एंकर के ऊपर। तो जब तक आप हरी झंडी दिखाएंगे नहीं, अब मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो आपने अब पूछा है तो मैं बोलता हूँ। देखिए ममता जी ने जो बात कही है और जो नीरज जी कर रहे हैं उसका लब्बो लुआब यही है कि राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है। और अखिलेश यादव जी का जो बयान दिखाया उसको थोड़ा पहले काट दिया गया है। उसमें वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी को सलाह देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मेरे साथ, हम दोनों ने मिलकर काम किया, उनके बारे में पता है। तो वो भी यही संकेत देते हैं कि नेतृत्व क्षमता की कमी है। और केवल विपक्ष के नहीं, तो एक समय में आपको ध्यान होगा केरल के वरिष्ठ नेता कुरियन साहब का भी बयान था कि राहुल गांधी जी में स्थिरता और नेतृत्व की भारी कमी है, ये लीडरशिप पार्टी को नहीं दे सकते। और कांग्रेस के साथ लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं विजय जी कि किसी भी ऐसे जहाज पर कोई बैठना नहीं चाहता है जो डूबने वाला हो, और खासकर तब जब जहाज का कैप्टन ऐसा हो जिसको जहाज चलाना आता न हो। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा 2 जहाज तैयार है, जिसको जहां बैठना हो बैठ जाए। हम राजनीतिक पार्टियों को जहाज नहीं मानते हैं। कौन सत्ता में आएगा कौन सत्ता में नहीं आएगा ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता जनार्दन है, जिसको चाहे उसको सत्ता में रख के, जिसको चाहे उसको सत्ता से बाहर कर दे। लेकिन इस तरह की मानसिकता बना लेना कि हम ही देश में लीडर हैं और हम ही आने वाले हैं और बाकी हमसे कमतर है, मुझे लगता है ये प्रवृत्ति और ये मानसिकता ठीक नहीं है। इसको सुधार करना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अरविंद जी 2 बातें हैं, 2 सवाल हैं। एक तो ये बात आपने कही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कि 2 जहाज हैं कि नहीं है। एक तो वैसे आपको याद होगा कि 2004 में क्या हुआ था शाइनिंग इंडिया से, शाइनिंग इंडिया के बाद, वो अभी याद ही होगा, आप जैसे जवान लोगों को तो बहुत बेहतर तरीके से याद होगा। दूसरी बात, कांग्रेस भले ही कह रही हो एकला चलो रे, लेकिन आप तो अकेले रह ही गए। ये एनडीए का नाम अब बीजेपी क्यों नहीं कर देते? कोई है दूसरी पार्टी आपके साथ आजकल? देखिए विजय जी, जो 2004 की आप बात कर रहे हैं उसको मैंने पहले ही कहा है कि सत्ता में कौन रहेगा, सत्ता में कौन नहीं रहेगा, इसको तो जनता तय करती है। जनता मालिक है, जनता जिसको चाहे सत्ता में रखना चाहे वो रखे। इसलिए हम हमेशा 24 घंटे परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और हमें इस बात का पूरा बखूबी संज्ञान रहता है कि हमें परिश्रम करना है, जनता के बीच में रहना है, जनता के लिए काम करना है, संगठन को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है, ये सब चीजें हमारे ध्यान में रहती है। अरविंद जी, पेड़ कितना भी बड़ा हो वो हरा भरा तब रहता है जब उसकी शाखाएं हों। आपने तो सब शाखाओं को काटा, आपने अकाली दल की शाखा काटी, आपने जनता दल यूनाइटेड की शाखा काटी, आपने शिवसेना की शाखा काटी और तमाम दल और छोटे छोटे और भी जितने दल थे सब चले गए आपके साथ। देखिए है ही नहीं अब ये पेड़ तो बंजर हो जाएगा। वैसे ही मौसम जो है अभी ऐसा चल रहा है जिसमें पत्ते झड़ रहे हैं, आपको पता ही है। मैं इसका जवाब दे देता हूं विजय जी। इस विषय पे आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, हमारी आपकी एक बार बात हुई थी जी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा है। चाहे अकाली दल का आप उदाहरण लीजिए, अकाली दल हमको छोड़कर वो पार्टी गई। नीतीश बाबू ने 2-2 बार हमको छोड़ा, हमने कभी उनको नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना और हम साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, साथ सरकार बनाने की बात की। उद्धव ठाकरे जी ने छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी हाथ पकड़ती है
तो छोड़ती नहीं है, दूसरा भले छोड़ के हमें चला जाए। और देखिए विजय जी, आप अकेले चुनाव लड़े या लोगों के साथ, अभी भी हमारे साथ सहयोगी है। जब आपको जनता आशीर्वाद दे रही है, जनता में जा रहे हैं, आप छोड़ने को किसी को तैयार नहीं है, आप कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने काम को करते रहना है। ठीक है शुभ्रांशु जी, भारतीय जनता पार्टी अभी अरविंद जी कहने की स्थिति में कि ठीक है कोई नहीं होगा तब भी हम 30-35% वोट ले आएंगे, 300 सीटें हो जाएगी, 250 सीटें हो जाएगी, जो भी होगा, लेकिन आप तो 19% पर, अभी तो आपके पास मौका था कि भैया सबको बैठा लेते। सुनिए विजय जी, मैं बड़ा आपको साफ नहीं चाहते तो आपकी अलग राय है, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 19% से कहां ले जाएंगे इस गाड़ी को, जहाज को। देखिए ना साहब, ऐसा है, बिल्कुल अरविंद जी ने सही कहा कि जनता मालिक है और जनता सब कुछ देखती है जी। एक ना बड़ा सुंदर कल्चर होता है, बड़ी कल्चर जी। 2019 लोकसभा चुनाव में हमारे को 12.5 करोड़ वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 25 करोड़ वोट मिला था जी। अगर आज देश की जनता जो 400 रुपए के सिलेंडर को 1100 रुपए पाकर अगर अपने दर्द को बहुत ज्यादा नहीं बयां कर रही है, तो मानिए अगर एक के साथ एक व्यक्ति आया तो हम सरकार में है, नंबर 1। नंबर 2, एक और मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ। पिछले चुनाव में हर कोई अपनी बारीकियत देखता है। मुझे लगता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो 3 उसमें बड़े मुद्दे होंगे। एक, इस देश में 3 करोड़ 92 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं जी आज के डेट में, 3 करोड़ 92 लाख। एक मुद्दा ये बहुत भारी और प्रचंड होगा। मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक मुद्दा सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हम लोग वरिष्ठों के सम्मान की बात करते हैं कि व्यक्ति 60 साल नौकरी करता है और उसके बाद आखिर किधर जाए, पेंशन को, हर जगह मेट्रो कल्चर नहीं अपनाया जा सकता है। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जो 60 साल काम किया रेस्ट ऑफ द लाइफ, उसकी जिम्मेदारी के लिए जो फंड होता है, जैसे कांग्रेस के जो भी राज्य हर जगह ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, दुनिया में ऐसा कोई महान अर्थशास्त्री नहीं कह सकता कि 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में बिक रहा है और हम सब खुश हैं। ठीक है, ठीक है। कोई खुश नहीं है। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में नहीं चल रहा है। आप इस बात को छोड़ दीजिए, हम 10 साल सत्ता में रहकर सत्ता से बाहर हुए थे। ठीक है। हम जब सर, इसलिए मैंने आपको शुरू होने से पहले ही कहा कि राजनीति को देखते देखते आप भी भीष्म पितामह हो गए हैं। 2013 का दौर कांग्रेस के लिए भी ऐसा ही था जी। ठीक है, रवि सराफ साहब, इसी लपोलवाब में थे। तो जनता है, एक के साथ एक को आना और सरकार हमारी बननी है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है। सरकार इस बार जनता स्वयं बनाएगी, क्योंकि 2 भाइयों में दुश्मनी हो गई है, 2 दोस्त एक दूसरे का साथ छोड़ दिए हैं। वो खूबसूरत ऑक्सीजन आज मिनट में भारतीय जनता दे रही है, जिसको जहर बोला जाता है। रवि, आप कांग्रेस को देखते हैं, शुभ्रांशु जी को आप सुन रहे हैं, किसके भाग से छीका टूटेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कांग्रेस को इतना करीब से कवर किया है, ये अंगूरों का स्वाद कैसा लग रहा है आपको कांग्रेस के लिए? देखिए, जहाँ तक शुभ्रांशु जी अपनी बात रख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो गठबंधन के लिए होती है, एक जुगत में कांग्रेस पार्टी भी जुटी हुई है कि किसी तरीके से सभी को मनाया जाए और एक साथ लेके चला जाए, पर ये जुगत बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लीडरशिप पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं, और ये बात अब जग जाहिर है। और देखिए, खुलकर अखिलेश यादव तो खुलकर उनका नाम लेकर बार बार कह रहे हैं, ममता बनर्जी बार बार कह रही है। तो अब इनको ये देखना होगा कि किस तरीके से जो तमाम राज्यों के जो दल हैं जिनका टेस्ट अलग अलग है, उसको ये कैसे अपने साथ ला पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र में तो वो मजबूत हैं। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो अखिलेश यादव के साथ अगर आप गठबंधन नहीं भी करते हैं, और अगर गठबंधन करते हैं तो कितनी सीटें आपको अखिलेश यादव देंगे। आप पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो वहां पर फिर आप किस तरीके से सीटों की बात करेंगे टीएमसी के साथ में, क्योंकि वहां पे आधार आपके पास क्या है, मुर्शिदाबाद को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा आपके पास क्या है। तो ये अभी जरूरत है, कांग्रेस के जो नेता जो कह रहे हैं, और कांग्रेस को जरूरत है कि तमाम रंगों को एक साथ मिलाया जाए, सभी स्वाद को एक साथ किया जाए, तब जाकर कुछ कर पाएंगे। पर इस तरह की बातों से तो नहीं नजर आता है कि ये एक साथ अलायंस कर पाएंगे और तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ बिठा पाएंगे, या फिर उनके जो मनमुटाव हैं लीडरशिप को लेकर वो दूर कर पाएंगे, क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर अब शुरू हो चुका है और कई बहुत दूर नहीं है 2024 का लोकसभा चुनाव। हम चर्चा कर रहे हैं 2024 के पहले इस मार्च में ही बढ़ती राजनीतिक गर्मी को। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता शुभ्रांशु राय साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी हैं, और राजनीतिक विश्लेषक नीरज राय हैं, और मेरे सहयोगी विवेक तिवारी और रवि सराफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका सबका एक बार फिर स्वागत है। नीरज राय साहब, एक बात समझना चाहता हूं कि कोई भी लड़ाई होती है तो पहले हम ये तय करते हैं कि आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है।
दुश्मन नंबर 1 कौन है? तो क्या टीएमसी के बारे में कोई क्लैरिटी है कि पॉलिटिकल एनिमी कौन है आपका नंबर 1? पार्टियों का छोड़िए, देश की जनता के दुश्मन अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। देश की जनता के दुश्मन जी। जिन जिन वादों को, जिन जिन अपने कामों को लेकर ये 2014 में सत्ता में आए, आज जो स्थिति इनकी हुई है कि देश में जितने ये वादे किए, अगर एक भी वादों को ये पूरा दिखा दे जनता के बीच में तो जनता जानना चाहती है। लेकिन जब टीएमसी ये कहे कि कांग्रेस अपने को विपक्ष का बॉस नहीं समझे और राहुल गांधी जो है बीजेपी की टीआरपी है, इसका मतलब दोस्ती है शुभ्रांशु जी से आपकी? देखिए, बात यहाँ पर अगर हम विपक्ष में हैं तो हर एक विपक्षी पार्टियों का एक दूसरे से देश की जनता के हित में दोस्ती होनी जरूरी है। अगर ममता जी ने कहा है कि राहुल गांधी टीआरपी हैं, तो जो मैं अभी शुरुआत में भी मैंने बोला था कि राहुल गांधी का अपने नेताओं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। जो एक्सपायरी डेटेड नेता हैं, वो नेता क्या क्या बोल देते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशिक्षित प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो चीखना चिल्लाना सब शुरू करते हैं और देश की जनता को इधर से उधर मोटिवेट करने का काम करते हैं। तो ममता बनर्जी ने अगर बोला है कि नहीं राहुल गांधी टीआरपी है, तो उनके बातों को अन्यथा न लिया जाए। 2024 में जनता वर्सेज भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि जनता में युवा रोजगार मांगेंगे, महिला अपनी सुरक्षा सशक्तिकरण मांगेगी, घर के किचन के जो बजट बिगड़ा है वो मांगेंगी, और किसान अपना आय दोगुना मांगेगा। जो आज ये 6000 बांट के डमरू बजा के किसानों को ये बरगलाने का काम करते हैं, 2015-16 में इनके ही सर्वे के हिसाब से शांता कुमार जो रिपोर्ट आई थी कि 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। आज देखा जाए तो 6 करोड़ किसान परिवारों को ये 6000 रुपया लाभार्थी भी बना रहे हैं। तो किस पैमाने से 14.5 करोड़ किसान परिवारों को ये लोग चयन किए थे, इसका जवाब जनता इनसे देगी और इनसे मांगेगी जनता। ठीक है, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, एक बात समझाइए कि कांग्रेस के साथ रिश्ता बनाया समाजवादी पार्टी ने, कोई फायदा नहीं हुआ, बीएसपी के साथ बनाया, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या अखिलेश जी को लगता है कि वो अकेले दम पर बहुत कमाल कर लेंगे उत्तर प्रदेश में? देखें तो अखिलेश यादव की पोजीशन 19 के मुकाबले बेटर हुई है। 2022 में उनके जो समर्थक थे उनके साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़े और 125 सीटें कुल उनकी आई थी। 2017 में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, 45-47 सीटें ही उनके पास आई थी। तो अखिलेश यादव ने इतना तो अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश कर लिया है कि वो बीजेपी से सीधे मुकाबले में उत्तर प्रदेश में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक समझौते की बात है, अब उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ अलायंस करने से कोई फ़ायदा है उनको, बसपा के साथ अलायंस करने से कोई फ़ायदा है उनको। वो अकेले इलेक्शन लड़ सकते हैं, छोटे मोटे 1-2 दल होंगे जो उनका साथ देंगे। शिवपाल यादव को वो अपने साथ ले आए हैं, ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि रही है बीते दौर में। जहाँ तक बाकी जो नेशनल पार्टीज़ हैं या रीजनल पार्टीज़ हैं दूसरे प्रदेशों की, उनके साथ उनका अलायंस हो सकता है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि चाहे वो केसीआर हो, केसीआर के अभी कुछ दिनों पहले उनके साथ अलायंस का फायदा हुई थी जिसमें विवेक जी, उनका अलायंस का फायदा क्या है? अखिलेश यादव को क्या फायदा? केसीआर से क्या कमाल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, अखिलेश यादव यहाँ तो अकेले ही लड़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है, वो ये कह चुके हैं। और यहाँ पर एक तीसरी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी, वो भी ये कह चुकी है कि वो 80 की 80 सीटों पर अकेले इलेक्शन लड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनने जा रही है 2024 में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से मुफीद है। वो चाहते हैं कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग मिल करके लड़ें, अलग अलग लड़े, मिलकर कोई ना लड़े। तो यहाँ तो बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल होने नहीं वाली है। ठीक है। अरविंद जी, माफ़ी चाहता हूं कि मैंने आपको बोला था कि भारतीय जनता पार्टी अकेली है, फिर मुझे बताया गया कि नहीं, आपके 2 बड़े मित्र आपके साथ हैं, ईडी और सीबीआई, जिसके भरोसे आप पूरा पॉलिटिकल जो है गेम जो है वो चला रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपकी पार्टी में बड़ी वो है ताकत, आप पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ बात करते हैं, तो आप उनको याद नहीं दिलाते कि भाई साहब ये 2004 ना हो जाए फिर? विजय जी, आपको 2004 बार-बार क्यों याद आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा शाइनिंग इंडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो वो था पूरी लीडरशिप, उसको लगता था कि कोई नहीं हरा सकता उनको।
विजय जी, चुनाव में जो भी जाता है अपनी पॉजिटिव चीजों को रखता है। हमने अच्छा काम किया था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। हम जनता के सामने गए। मैंने पहले ही बोल दिया है कि मालिक तो जनता होती है ना। हम कितना भी दावा कर ले, फाइनल डिसीजन जनता को लेना होता है जी। और मैंने ये भी कहा कि आगे भी जनता ही मालिक रहने वाली है जी। और जय पराजय में क्या है, हम जन सेवा में उतरे हुए हैं, लगातार हम जीत रहे हैं। तो आप हमको डरा क्यों रहे हैं? हमें हार और जीत से कोई भय नहीं है। जनता की सेवा के लिए आप तो हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए आप 2 सीटों के साथ भी नेफ्यू रियो के साथ सरकार बना लेते हैं। तो आपकी जनता की सेवा को लेकर तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो आपने नहीं बताया अपने दोनों सहयोगी दलों के बारे में, वो कितनी आपको मदद कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई? देखिए, जब आप भ्रष्टाचार करें और भ्रष्टाचार में पकड़े जाएं तो बहुत आसान होता है आरोप लगा देना। विजय जी, आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा भ्रष्टाचारी है जो पुलिस को कहता है कि पुलिस बहुत अच्छी काम कर रही है? और मैं जब आप पूछ रहे हैं तो मैं नाम लेके कहना चाहता हूं, अभी मनीष सिसोदिया का प्रकरण सामने है जी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा क्या क्या दावा नहीं किया गया कि फर्जी ढंग से फंसाया जा रहा है जी। लेकिन कोर्ट के समक्ष जब वो जा रहे हैं, जिस कोर्ट में मामला विचाराधीन है और कोर्ट लगातार रिमांड दे रही है, तो कोई ना कोई तथ्य है ना। कोई भी कोर्ट आंख मूंद कर एक प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे व्यक्ति को लगातार रिमांड पर तो नहीं भेजेगी ना, और राहत देने से नहीं मना करेगी ना। सत्येंद्र जैन जी का केस था, आज महीनों हो गए, साल होने जा रहे हैं, लगातार अंदर है और कोर्ट मान रही है कि इनको बाहर तोड़ने से साबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो अंदर पड़े हुए हैं। तो आरोप लगेगा। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी तो जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी कभी भी यह नहीं कहेगा कि हमारे साथ जो कार्रवाई हो रही है वो उचित है, हमेशा यही कहेगा कि राजनीतिक रूप से बदला लिया जा रहा है। ठीक है। शुभ्रांशु जी, जो नीरज जी बात कर रहे थे और विवेक ने जो बात की अखिलेश जी को लेकर, अखिलेश जी ने भी जिसका जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि जैसे आपने मन से, बेमन से या इलेक्टोरल प्रोसेस से या डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कांग्रेस का अध्यक्ष नया ले लिया गांधी परिवार से अलग, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, तो क्यों ना पार्टी की लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है वो है कि प्रॉब्लम कांग्रेस से कम है, राहुल गांधी जी से ज्यादा है, ऐसा इन लोगों को लगता है। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तो क्यों ना अब लीडरशिप भी जो है खड़गे साहब को सौंप दी जाए तो थोड़ा आराम हो जाए? आपको लगता है ऐसा हो जाएगा फायदा? ऐसा इत्तेफाक की बात ये है कि टीवी स्टूडियो सही है, जितने लोग विंडो में बैठे हम सबका संबंध उत्तर प्रदेश की धरती से जी। और मैं आपको थोड़ा सा 2-4 चीजें आई ओपनर बताता हूं जी। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी उत्तर प्रदेश में अगर 80 सीटों पे चुनाव लड़ने जाएगी तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को एक्सेप्ट करने के लिए बैठी है जी? द आंसर इज बिग नो जी। सर, थोड़ा अगर आप अपने क्षेत्र में पूर्वांचल से उठाइएगा, गाजीपुर बलिया से, क्योंकि हम लोग, मैं गाजीपुर का निवासी इसलिए आपको उधर से बताता हूँ। जब गाजीपुर बलिया से निकलिएगा ना तो तुरंत जातीय राजनीति शुरू हो जाती है जी। ठीक है साहब। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता मान रही है कि क्या ये 80 सीटों पे चुनाव लड़कर दिल्ली जाने के योग्य हैं? नहीं साहब। और दूसरी इंपॉर्टेंट, आपने बार बार जो भाजपा के 2 अभिन्न मित्र ईडी और सीबीआई का जिक्र किया, तो ताज कॉरिडोर अभी तक है जी। लखनऊ एक्सप्रेसवे अभी तक, सुनिए सर मैं बोलूं पूरी बात जी जी, अभी तक खुला हुआ है जी। बिल्कुल सारी पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। बिल्कुल आसान है कि अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि सबको साथ लेकर आप चलिए। अरे आपने एक सुबसपा की पार्टी को लिया, 6 महीने आप अपने साथ नहीं चला पाए जी। 6 महीना गिन के अंगूरी पे 6 महीना, 1 2 3 4 5 6 खत्म। कहना आसान है। पहले आप समझिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को, जहां जातीय जटिलता बहुत भरी पड़ी है। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता के साथ साथ ये देखेगी जी, सेना में भर्ती बंद काहे है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 विजय जी 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 आता हूँ अरविंद जाता हूँ ना यूरिया खाद जो 200 रुपए का मिलता था और डाई जो 550 का मिलता था वो 1300 रुपए का हो गया। हम लोग किसान परिवार से हैं जी। जो गेहूं और धान की एमएसपी बताई जाती है, शुभ्रांशु जी ठीक है, नहीं सर ठीक नहीं है सर, बोलने दीजिए सर। जो धान और गेहूं की एमएसपी टीवी पे बताई जाती है, उस रेट पे धान और गेहूं अहमदाबाद, गाजीपुर, बलिया, पूर्वांचल में कहीं नहीं खरीदा जाता। अगर आप विधायक के आदमी हैं तो 3 महीना 6 महीना की उधारी पे आपका सामान बिक जाएगा, ठीक है। वरना धान गेहूं सड़ जाता है और 1800 का धान 900 1000 रुपया में गांव का लोकल बनिया उठा के ले जाता है, ठीक है। ठीक है अरविंद जी, भयंकर मुद्दा है, ठीक है। शुभ्रांशु जी, एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि सभी राजनीतिक दलों को
इतने विशाल हृदय हैं कि दूसरी पार्टियों की ज्यादा चिंता है कि अखिलेश जी नहीं जीत पाएंगे, टीएमसी नहीं जीतेगी, टीएमसी को कांग्रेस की चिंता है। ये देख के ही मेरा मन जो है ना प्रफुल्लित हो गया कि आप सब लोग दूसरे दलों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं। अरविंद जी, हमें ना चिंता, विजय जी एक मिनट में बात 30 सेकंड में, हमें चिंता देश की है जी। अगर देश का युवा बेरोजगार है तो हर कोई खुशमत आपके जैसा नहीं है कि सबको नौकरी मिल गया है। सर देश की चिंता है तो फिर सब साथ हो जाइए ना। आज लाखों बच्चे सर, आज लाखों बच्चे और हर दिन हजारों बच्चे, विजय जी मैं जवाब दे दूं जी। यूट्यूब चैनल पे मेहनत इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं उनका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ साहब। बेरोजगारी, महंगाई इतना भारी है, हमें चिंता देश की करनी। ठीक है अरविंद जी। देखिए विजय जी, इनको देश की चिंता इतनी है कि विदेशों में जाके जॉर्ज सोरेस के लोगों से मदद ले रहे हैं और भारत की निंदा कर रहे हैं। ठीक है, और शुभ्रांशु जी, बीच में नहीं बोला, नहीं शुभ्रांशु जी, ये गलत बात है, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। शुभ्रांशु जी प्लीज, ये गलत बात है। हाँ बोलिए डिबेट में अरविंद जी बोलिए। आप विदेशों में जाके जॉर्ज सोरेस के लोगों से मदद लेते हैं, आपके प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं और अमेरिका से और ब्रिटेन से अपील करते हैं कि भारत के लोकतंत्र में वो हस्तक्षेप करें। भारत के प्रति कितना चिंतित है ये पूरा देश देख रहा है। दूसरा बात विजय जी, बहुत विनम्रता से मैं कहूंगा, उत्तर प्रदेश की इन्होंने बात किया कि उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 400 सीट है। जो पार्टी 403 विधानसभा सीटों में मुश्किल से 2 विधानसभा सीट जीत पाए, और जब चुनाव हो रहे थे तो एक कांग्रेस मित्र के साथ मैं डिबेट में था, मैंने उनसे पूछा कि एक सीट उत्तर प्रदेश का आप बताइए जहां से आपको लगता है कि 100% आप जीत जाएंगे। विजय जी एक सीट नहीं बता पाए, मतलब इसको आप क्या कहेंगे, आत्मविश्वास कहेंगे और मूर्खता कहेंगे। जिसको 403 में हैसियत नहीं है 2 जीतने की, वो अखिलेश यादव को ज्ञान दे रहे हैं। कम से कम अखिलेश यादव की पोजीशन आपसे लाख दर्जे बेहतर है। आप अपनी पोजीशन ठीक करते और आपके पास कोई ज्ञान है, कोई बुद्धि है, तो उसका प्रयोग अपने को ठीक करने में करते। मैंने विजय जी से बहुत विनम्रता से कहा कि लोकतंत्र में सत्ता किसी की बपौती नहीं है, जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देती है वही सत्ता के सिंहासन पे बैठता है। ठीक है अरविंद जी, एक चीज समझाइए, एक चीज छोटी सी समझाइए। आपका जो चेहरे पे जो प्रफुल्लता है, स्माइल है, शांति है, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि ये जो शुभ्रांशु जी कह रहे थे सिलेंडर 400 रुपए का 1100 रुपए में हो गया, तो 1100 रुपए में होता तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। आपको 400 का ही मिल रहा है आजकल। देखिए विजय जी, बहुत सही प्रश्न पूछा। आपको पता है कि इस देश में लोगों को सिलेंडर ही नहीं मिलता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सिफारिश लेके जानी होती थी, गिने चुने लोगों के पास सिलेंडर होता था। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी तो सरकार ने सिलेंडर्स को फ्री किया। तो इस देश में सिलेंडर ही नहीं होता था तो भरवाएंगे कौन, भरवाएगा और कौन करेगा। और 2013 अरविंद जी, वो नरसिम्हा राव जी ने लिबरलाइजेशन किया था, उसका नतीजा था वो वहां तक अटल जी की अटल जी की गवर्नमेंट ने किया, लेकिन वो लिबरलाइजेशन नरसिम्हा राव सरकार के वक्त हुआ था। खैर नहीं, लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आपको 400 का ही मिल रहा है, 1100 को मिल रहा है? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए जब इनकी सरकार थी तो मुद्रास्फीति डबल डिजिट पे होती थी, आज 5% है। आज बताइए विजय जी, आप जिस तरह से वैश्विक स्थिति बनी हुई है, यूक्रेन रशिया का जो युद्ध चल रहा है, आज कांग्रेस की सरकार होती तो पेट्रोल 200 रुपए बिकता। लेकिन भारत की नेतृत्व क्षमता है कि आज हम पेट्रोल और बाकी कीमतें थामे हुए हैं। और एक प्रश्न बहुत विनम्रता से पूछता हूं विजय जी, माना कांग्रेस को देश की जनता की चिंता है, आप उत्तर प्रदेश और राजस्थान सटे सटे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल बिकता है 99 रुपीज पर लीटर आज के डेट में, और राजस्थान में है 111 और 112 जयपुर में, आप चेक कर लीजिए। तो ये 12 रुपए से लेके 13 रुपए महंगा पेट्रोल बेचते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि किस नैतिकता के आधार पर ये महंगाई का रोना रोते हैं। अभी हिमाचल में चुनाव हुए, आपने महंगाई का रोना रोया, और जब सरकार आई तो तुरंत आपने टैक्सेज बढ़ा दिए। कहने की बात एक होती है और करने की दो होती है। यदि आपके बाद में एकता होती तो राजस्थान में आप 14 रुपए 13 रुपए उत्तर प्रदेश की तुलना में महंगा पेट्रोल नहीं बेचते। चलिए ठीक है, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, वो समझ में आ गई बात आपकी, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि वो 1100 को मिल रहा है कि 400 को मिल रहा है। ठीक है नीरज जी, आपसे समझना चाहता हूं, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि जब लड़ाई अरविंद जी से है तो फिर छोटी मोटी बातें नाराजगी भूल जाते हैं ना, या रोज कुछ न कुछ पोक करके और नाराजगी बढ़ा रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी अरविंद जी से दोस्ती है तो भी कोई परेशानी नहीं, ये बता जाइए, आज ही बता जाइए कि अरविंद जी के साथ है, शुभ्रांशु जी के साथ नहीं है।
कंफ्यूज तो ना रहे वो सुनकर शुभ्रांशु हमारा जी। बीच में आप मार दिए हैं, हमारा समय आप दे दिए हैं अरविंद भाई साहब को जी। अब देखिए, पहले आप शुरुआत कर रहा हूं अरविंद भाई साहब से, ये शुरुआत किए थे भ्रष्टाचार पे जी। अब भ्रष्टाचारियों ईडी और सीबीआई को लेके 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई ही थी भ्रष्टाचारियों के समाप्ति के लिए, लेकिन विगत 9 सालों में ये बताएं भारतीय जनता पार्टी कि कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में करी है। लेकिन इतना जरूर हुआ था कि इनकी सरकार में आते ही 2G स्पेक्ट्रम के ए राजा और कनमोजी जेल से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद क्या बताएं, भ्रष्टाचार केवल विपक्ष के नेताओं पे ही दिखता है कि व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह हैं, नारायण राणे मंत्री बने बैठे हैं, कर्नाटक में देखा जाए तो येदियुरप्पा बैठे हैं, शुभेंदु अधिकारी आपके ऐसे ही खुले घूम रहे हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो अभी आरोपी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आइए, आपने महंगाई पे आप बात कर रहे थे, सर वो महंगाई कहाँ दे रहे थे? नीरज जी तो बोलने दीजिए ना, नीरज जनता की बात है। महंगाई की बात हो गई, मैं आपसे अभी समझना चाहता हूं जो बात है, ये सब तो सब चर्चा कर ही रहे हैं। मुझे अभी बताइए फिर से कि आप अरविंद जी के साथ जाना चाहते हैं, शुभ्रांशु जी के साथ जाना चाहते हैं? देखिए, अरविंद जी के तो जवाब जनता देना ही चाह रही है, और अरविंद जी बोल भी दिए हैं कि जनता जनार्दन है, एक बार 2 बार भ्रमित करके आप जनता को लेकर जा सकते हैं। कांग्रेस इतनी ही अच्छी रही होती तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती। और शुभ्रांशु भाई साहब को इस बातों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि जो भी विपक्ष के दल हैं, उन विपक्ष के दलों को इतना टारगेट करके बोलने से ही इनके शीर्ष नेतृत्व के विरोध में तमाम राजनीतिक दल आ रहे हैं। तो आप देश का अगर सोचते हैं तो देश का सोचकर सभी राजनीतिक दलों को एक धागे में पिरोने का काम करें, न कि अपने नेता को नेतृत्व क्षमता दर्शाने का अवसर प्रदान करने का सोचेंगे। उससे देश का हित नहीं होने वाला है। आप इस बात से तो नाराज नहीं होंगे नीरज जी, आज आप इस बात से नाराज तो नहीं होंगे कि अधीर रंजन जी ने कहा कि भाई ममता जी ईडी सीबीआई के चक्कर में डर गई हैं? इस बात से तो नाराज नहीं? देखिए, सभी जो विपक्षी दल हैं उन सभी पे तो ईडी सीबीआई चल ही रहा है। ऐसा मतलब आपातकाल वर्सेज अमृतकाल में चल रहे हैं, और घोषित आपातकाल तो आज पिछले 8-9 सालों से देश में लागू है। अब भाजपा के लिए कांग्रेस के नेता जो हैं एक अवसर प्रदान कर देते हैं और विपक्ष को लेकर लड़ा जाता है। विपक्ष में एकता नहीं दिखाई जाती है, यह घोषणा कर दी जाती है भाजपा के नेताओं के द्वारा। ठीक है, तो शुभ्रांशु जी जो चाह रही वो हो ही रहा है। ठीक है, शुभ्रांशु जी, कहा जाता है, आप तो विद्वान लोगों में से हैं, कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। आप यदि अपने आप को बड़ा मानते हैं, वैसे बहुत सारे लोग मान नहीं रहे आपको बड़ा, लेकिन मैं मानता हूं कि आप बड़ी पार्टी हैं, तो फिर छोटे छोटी बातों को छोड़ के सबको साथ लेकर चलना चाहिए ना। विजय जी, मैं आपकी इस बात का उत्तर थोड़ा बाद में दूंगा, उससे पहले मुझे लगता है कि अरविंद जी की बात का मैं जवाब दे दूं। बात शुरू हुई थी विदेशों की। भारत के लोकतंत्र के 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, एक खरबपति का चुनाव प्रचार करने अमेरिका गए थे। अब की बात ट्रंप सरकार, क्या उससे भारत की इज्जत बढ़ी थी? भारत की इज्जत तो आपने मिट्टी में मिला दिया था। उसके बाद जब आप साउथ कोरिया गए और चाइना गए तो आपने कहा, हे प्रभु, मैं कौन सा किस्मत लेके भारत देश में पैदा हो गया। हमें मालूम है, हो सकता है मोदी जी ग्रीन कार्ड के चक्कर में हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और इन्होंने अच्छा कहा, मुद्रास्फीति। प्रभु, मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ी शालीनता के साथ कि जब कांग्रेस की सरकार थी ना, 5 साल में बैंक में पैसा डबल होता था, किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र। आज 9 साल में इस बात की बिल्कुल गलत बात है। विजय जी इसको करेक्ट कराइए। ठीक है, विजय जी इसको करेक्ट कराइए। 5 साल में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट से लेके आज तक बोल देना, सिंह साहब आप बोल देना। जी आप करेक्ट करिएगा। 5 सालों में किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र होता था, पैसा डबल होता था, पोस्ट ऑफिसों में जमा हो जाता था। आज तो नरेंद्र मोदी सरकार में बैंक ही सुरक्षित नहीं है। आदमी सोचता है, शुभ्रांशु जी, एक बात समझ में आ गई कि सर पूरा प्लीज सर, एक और इम्पोर्टेंट, इन्होंने पेट्रोल और राजस्थान और हिमाचल का जिक्र किया। शुद्ध देसी भाषा में आपको एक बात समझाता हूं। उत्तर प्रदेश से टैक्स कलेक्शन अगर 1 रुपया आता है तो नरेंद्र मोदी जी अपनी कृपा और अनुकंपा से 1 रुपया 82 पैसा उत्तर प्रदेश को देते हैं, और वही अगर 1 रुपया राजस्थान से आता है तो सिर्फ 24 पैसा, और वही 1 रुपया अगर हिमाचल प्रदेश से आता है, जिसको पूरा जयराम ठाकुर जी ने खर्च कर दिया, तो लेटेस्ट में वहां सिर्फ 17 पैसा केंद्र सरकार से जा रहा है। चलिए, ठीक है, गलत। शुभ्रांशु जी, ये क्यों दावा करते हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो आप महंगाई में
राहत देंगे। अच्छा अरविंद जी, सर, ठीक है, महंगाई ठीक है। लीजिए, रवि, अभी 2023 में हमारी सरकारें 3 नए राज्यों में बनेगी, 500 रुपए का सिलेंडर बिकेगा। जी, चाहे ठीक वो है। मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो। अरे और कांग्रेस का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरविंद जी प्लीज, रवि सर आप, इस देश की जनता जानती रवि सर आप इस डिस्कशन में आपको समझ में आ रहा नहीं है क्या? है। नीरज जी प्लीज, इसीलिए रवि सर आपको लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर से कांग्रेस की बात करें, क्या वो अभी अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स नहीं कर पा रही? मैंने शुभ्रांशु जी से भी पूछा कि भैया सबको साथ लेकर चलेंगे, वो कह रहे कि वो बात तो बात की है। कैंसर भी हो जाए, यदि बुखार हो तो पहले पैरासीटामोल देनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल, देखिए और बहुत दिलचस्प है इस डिबेट में हमने सुना कि किस तरीके से अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का तारीफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी स्थिति के बारे में बता रहे कि उत्तर प्रदेश में वो कितने मजबूत है। दूसरा, कांग्रेस के नेता बार बार उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, गाजीपुर बलिया पूर्वांचल का जिक्र कर रहे हैं, और उसी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा है। ये देखना ये होगा कि जब से विधानसभा चुनाव हुआ है और अब तक प्रियंका गांधी वाड्रा कितने बार उत्तर प्रदेश गई हैं, संगठन का बैठक ले रही हैं, वहाँ के लोगों से मिल रही हैं, समस्याएं सुन रही हैं, वो कितना सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से आप कैसे बात कर पाएंगे समाजवादी पार्टी से, या फिर आप पश्चिम बंगाल में चले जाते तो टीएमसी से आप कैसे बात कर पाएंगे, तेलंगाना में बीआरएस से कैसे बात कर पाएंगे, ओडिशा में कैसे बात कर पाएंगे, तमाम राज्यों के क्षेत्रीय दलों के साथ में अगर यही स्थिति रही। क्योंकि देखिए नेता क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते हैं, जिन राज्यों का प्रभार उन्हें मिलता है उसमें उनका दौरा नहीं होता है। दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, दिल्ली में बैठकर महंगाई के बारे में बताया जाता है, बेरोजगारी के बारे में बताया जाता है, भ्रष्टाचार के बारे में बताया जाता है, पर आप क्षेत्र में कितना जाते हैं, आपकी सक्रियता कितनी है, अगर संगठन की अगर आपको जिम्मेदारी भी ली है तो उसको किस तरीके से आप गढ़ रहे हैं वहां जाकर, ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है। फिर आप किस तरीके से बात करेंगे क्षेत्रीय दलों के साथ जो आज आपको आंख दिखा रहे हैं, अपने आंकड़े बता रहे हैं और आपकी स्थिति को तय करवा रहे हैं। जी विवेक, कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, एक अमेठी और रायबरेली। अमेठी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, इस बार उनकी नजर रायबरेली पर है। आपकी क्या राय है इस पर? लड़ने जा रही है कांग्रेस की तरफ से जो चर्चाएं हैं वो प्रियंका गांधी के लड़ने की हैं, और रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपना प्रत्याशी उतारती रही है। तो वहां का समीकरण दूसरा है, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल जरूर होगी प्रत्याशी उतार देती है। अखिलेश यादव ने साफ साफ ये कहा है कि हमारे जो वहाँ पर लोग हैं जो कांग्रेस को वोट करते हैं, कांग्रेस के लोग जो जीत करके जाते हैं तो उनकी मदद नहीं करते हैं। रायबरेली की खासकर उन्होंने जिक्र भी किया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब इस बार हम दोनों प्रत्याशियों का नेतृत्व रायबरेली से दोनों को उतार। ठीक है, जहाँ तक ईडी और सीबीआई का प्रश्न भी आपने उठाया, उत्तर प्रदेश का मैं अपडेट दे दूं कि मायावती के भतीजे हैं आनंद, उनके खिलाफ एक आयकरी संपत्ति का मामला है, वो चल रहा है, तो बढ़ता हुआ तो नहीं दिखता, लेकिन बहरहाल वो केस है। और अखिलेश यादव और उनका परिवार भी कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी के घेरे में है। तो ये कुछ ठीक है शुभ्रांशु जी, बहुत छोटा सा एक जवाब चाहिए, बहुत छोटा सा, 1 मिनट बचा, तीनों से मैं जानना चाहता, क्या आप सब साथ चलना चाहते हैं? देखिए हम साथ है ना, मेरे अभी जैसे पहले से ही चर्चा हुई है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अहंकार और घमंड के खिलाफ देश लड़ने जा रहा है 2024 में। नीरज जी, रिजल्ट बिल्कुल साफ होगा, आईने की तरह साफ होगा। नीरज जी, आप साथ जाना चाहते हैं कांग्रेस के? देखिए पूरा विपक्ष एक है, कुछ बातों पे आवाज उठाई गई है। यहाँ पर मैं बोला ना कि बीजेपी वर्सेस जनता चुनाव होना है। अरविंद जी, अब आपको घबराहट है, सब लोग साथ हैं, ये भले ही छोटी छोटी सी बातें हों। विजय जी, एक ऐसा ये बारात निकाल रहे हैं मिलजुल के जिसका दूल्हा अभी तय नहीं हुआ है, और बारात कैसे सजेगी और डेट क्या होगा ये भी बीच में मत बोलिए। अरे ये तरीका नहीं है बीच। ठीक है हो गई बात, बिल्कुल वक्त नहीं है। नीरज जी थोड़ी शालीनता सीखिए, थोड़ी शालीनता सीखिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, इसीलिए जनता कान पकड़ के बात करती है। ठीक है, यही कारण है। लेकिन आपको चिंता है कि सब लोग साथ हो गए हैं? ये हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त बहुत कम था, इजाजत नहीं दे रहा आगे की, तो बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका, शुभ्रांशु जी आपका, नीरज जी आपका, और विवेक और रवि सराफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है, वो भी बिना किसी एजेंडा के। तुरंत लौटते हैं।